हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 1.4 डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। यानी आज समझेंगे हम लोग कि मेमोरी और सीपीयू के बीच कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, यहाँ आप देखेंगे लिखा है डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्या कह रहा है, समझिए बढ़िया से। कह रहा है डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। यानी डाटा जो होता है उसे सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होने का या ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत होता है, एज वेल एज सेम उसी तरह जैसे कि प्राइमरी में और सेकेंडरी मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफ़र होता है। डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। यहाँ लिख रहा है डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हम कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स यानी अलग अलग डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल वायर। हम फिजिकल वायर के थ्रू कॉल्ड बस, जिसे क्या कहते हैं, बस कहते हैं। यानी कि जिस डिवाइस के थ्रू एक फिजिकल वायर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है उस डिवाइस को बस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बस इज़ यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन अ यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क और बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। क्या लिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि बस इज़ यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन अ यूएसबी। यानी एक बस का प्रयोग किया जाता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन अ यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क। यानी यूएसबी पोर्ट और हार्ड डिस्क के बीच हम क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं बस का प्रयोग करके। या फिर बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में भी हम डाटा ट्रांसफ़र एक बस के यूज से कर सकते हैं। USB यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। बस इज़ ऑफ 3 टाइप्स। बस के कितने प्रकार होते हैं, तो बस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, डाटा बस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहला होता है हमारा डाटा बस। ये डाटा बस क्या करता है, टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये अलग अलग कंपोनेंट्सों के बीच में विभिन्न कंपोनेंट्सों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड होता है हमारा एड्रेस बस। ये क्या करता है, तो टू ट्रांसफर्ड एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एड्रेस ट्रांसफ़र करने का काम करता है। The address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus। यानी हमारा जो CPU होता है, कंप्यूटर सिस्टम का जो CPU है, वो कह सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन के किस डाटा को रीड करना चाहता है। तो वो डाटा जिस एड्रेस पे होता है हमारा, तो उसे स्पेसिफाइड कौन करता है, तो एड्रेस बस। जिस तरह से हम अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें जहाँ जाना होता है, अगर हमको घर से दुकान जाना है, कुछ सामान लेने के लिए हमें दुकान जाना है, सपोज़ सब्ज़ी लाना है तो मार्केट जाना है, तो हम क्या करते हैं कि सब्ज़ी का दुकान कहाँ है, तो पहले हम उसके एड्रेस को लेते हैं, फिर वहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो ठीक उसी तरह से CPU को जब कोई डाटा चाहिए होता है तो वो उस मेमोरी लोकेशन, उस डाटा के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को पहले रिट्राइव करता है। ठीक है, एड्रेस को कैच करता है वो। तो ये एड्रेस स्पेसिफाइड कैसे होता है, तो एड्रेस बस के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड
जो हमारा बस है वो होता है कंट्रोल बस। ये क्या करता, तो टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उसके सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी मान लेते हैं हमारा एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में हमारा क्या लगा है, एक वेबकैम भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ से हम एक जॉयस्टिक को कनेक्ट कर देते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स डिवाइसेस को वहाँ पे कनेक्ट किया गया है। सपोज राउटर कनेक्ट है, तो विभिन्न प्रकार का जो डिवाइस है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट है। तो ये आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सिस्टम से एक दूसरे के बीच में। तो ये कंट्रोल बस क्या करता है, उसके कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑल दीज 3 बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। और ये तीनों प्रकार का जो हमारा बस था, ये तीनों बस मिल करके क्या करता है, हमारा सिस्टम बस कहलाता है, सिस्टम बस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम 1.8 में डायग्राम है डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। अब देखिए तीनों कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, ये तीनों का जब कम्बिनेशन होगा तो एक जो मेथड बनता है वो बनता है हमारा यहाँ पे सिस्टम बस बनता है। यानी पूरे एक सिस्टम का संचालन कैसे होता है, तो ये यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हो। ये हमारा क्या है, सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। यहाँ हमारा मेमोरी है, ये इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे नीचे क्या है, डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। और आप देख सकते हैं कि ये एरो के माध्यम से सबका फ्लो दिखाया गया है कि कैसे ये फ्लो कर रहा है डाटा को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब मेमोरी में हमारा कोई भी डाटा होगा हमारा, तो सबसे पहले वो कहाँ होगा, तो हमारे मेमोरी में होगा, ठीक है। एड्रेस बस उसके एड्रेस को लाएगा, कंट्रोल बस अब हमारे पास जितना डिवाइस यहाँ पे कंबाइंड है वो सभी के डिवाइस को क्या करता है, वो कंट्रोलिंग, आपस में कम्युनिकेटिंग को कंट्रोल करने का काम ये करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज द CPU interacts directly with main memory, any data entered from input device or the data to be accessed from hard disk needs to be placed in the main memory for further processing। कह रहा है कि CPU किसी डायरेक्टली अगर इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी में, या फिर एनी डाटा इंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस, या वैसा कोई भी डाटा जो इनपुट डिवाइस के थ्रू इंटर किया जाता है, और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क से भी कोई अगर डाटा को लिया जाता है, एक्सेस किया जाता है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में जाता है। ये पिछले क्लास में भी आपको बता दिया गया था कि CPU जब भी कोई डाटा को लेगा तो पहले वो कहाँ से लेगा, वो तो डायरेक्ट मेन मेमोरी को वो फेस करता है, मेन मेमोरी से ही वो कांटेक्ट करता है हमारा CPU, और पहले मेन मेमोरी को ही एक्सेस करता है, ठीक है। फॉर फर्दर प्रोसेस, आगे के प्रोसेसिंग के लिए वो सबसे पहले क्या होगा, मेन मेमोरी में ही फेस करेगा हमारा CPU। डाटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। तो वहाँ पे क्या होगा, डाटा का जो ट्रांसफ़र होगा CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो डाटा का ट्रांसफरिंग होगा, जब CPU किसी डाटा को लेना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो अगर हार्ड डिस्क में भी हमारा डाटा है तो सबसे पहले कहाँ आएगा, मेन मेमोरी में आएगा, फिर मेन मेमोरी से वो CPU के पास ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में डाटा, वो यूजिंग बस के यूज से ही होता है। द CPU places on the address bus the address of the main memory location from which it wants to read data or to write data। कह रहा है कि the CPU places on the address bus, जब CPU एड्रेस बस को प्लेस करता है तो क्या होगा, the address of the main memory location from which it wants to read data or to write data। तो CPU उस एड्रेस को लेता है, मेन मेमोरी उस एड्रेस को लेता है, उस लोकेशन को लेता है जिसे CPU रीड या राइट करना चाहता है, जिस डाटा को रीड करना चाहता है या फिर राइट करना चाहता है, उसके एड्रेस को CPU लेता है मेन मेमोरी से। While executing the instructions, the CPU specifies the read or write control signal through the control bus। अब कह रहा है जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो CPU स्पेसिफाइज, तो CPU क्या करता है, उसको स्पेसिफाइड करता है रीड और राइट का कंट्रोल सिग्नल से कंट्रोल बस के द्वारा। एज द CPU may require to read data
फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डाटा टू मेन मेमोरी। तो यहाँ पे CPU जब कोई भी डाटा को लेगा रीड और राइट करने के लिए, तो ये रिक्वायर्ड होता है आपको रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डाटा टू मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी के अंदर ही CPU किसी डाटा को रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है। ए डाटा बस इज़ बाई डायरेक्शनल, और यहाँ पे हमारा डाटा बस क्या होगा, तो बाई डायरेक्शनल होगा। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है हमारा डाटा बस वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन इसके अलावा कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो होगा हमारा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। टू राइट डाटा इनटू मेमोरी द CPU प्लेसेस द डाटा ऑन द डाटा बस। अब जब मेमोरी में डाटा राइट किया जाता है तो CPU कहाँ पे होगा, तो डाटा बस के अंदर वो प्लेस करेगा डाटा को, विच इज़ देन रिटेन टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। यहाँ पे एड्रेस बस के द्वारा क्या होगा, उस डाटा का एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा एड्रेस बस के द्वारा। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, अब रीड ऑपरेशन के केस में द CPU स्पेसिफाइज द एड्रेस, तो CPU सबसे पहले किसी स्पेसिफाइज करेगा एड्रेस को, एंड द डाटा इज़ प्लेस्ड ऑन द डाटा बस, और फिर उस डाटा को क्या करेगा, वो डाटा बस के अंदर में प्लेस्ड करता है बाय अ डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। तो वहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसे हम मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं, उसी के माध्यम से डाटा को डाटा बस के अंदर प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। अब यहाँ मेमोरी कंट्रोलर का क्या काम है, तो मेमोरी कंट्रोलर डाटा जो हमारा फ्लो करता है, यानी हमारे मेन मेमोरी में डाटा गया और वहाँ से फिर हमारा डाटा आउट हुआ हमारे कंप्यूटर मेन मेमोरी से, तो उसको कंट्रोल करने का काम मेमोरी कंट्रोलर का है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसे समझेंगे। In earlier days, a computer's CPU used to occupy a large room or multiple cabinets. आपको पता है कि पहले जो हमारा सिस्टम बना था कंप्यूटर, वो उसका साइज़ काफ़ी लार्ज था, इसलिए उसे क्या चाहिए था, एक बहुत बड़ा जगह चाहिए, यानी लार्ज रूम चाहिए या फिर मल्टीपल कैबिनेट चाहिए हमारे सिस्टम को रखने के लिए। ये पहले के समय में था, और आज के डेट में तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप पॉकेट में लेकर चल सकते हो। हावेवर विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया, एडवांस होता गया, द फिजिकल साइज ऑफ CPU हैज़ रिड्यूस्ड एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल टू प्लेस अ CPU ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप वनली। और धीरे धीरे जब एडवांसमेंट आगे बढ़ा, रिसर्च चलता रहा, तो आगे अब क्या है कि उसका जो फिजिकल साइज़ है CPU का, वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस का मतलब काफ़ी छोटा हो गया, कम कर दिया गया, साइज़ उसका कम हो चुका है, और अब ये पॉसिबल है एक सिंगल माइक्रोचिप में ही CPU को प्लेस करना पॉसिबल है। अब प्रोसेसर CPU, अब प्रोसेसर की जहाँ भी बात होगी आप समझ जाना कि वो CPU की बात कर रहे हैं। तो ए प्रोसेसर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो जब हम प्रोसेसर को एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं, कह सकते हैं कि हम उसे सेट करते हैं, तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। नाउअडेज ऑलमोस्ट ऑल द CPUs आर माइक्रो प्रोसेसर्स, और आज के दिन में लगभग सभी CPUs जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। हेंस द टर्म्स आर यूज्ड साइनोनिमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, और ये सब कुछ आपका प्रयोग कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक पर्पस से ये सब टर्म यूज किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो एक बहुत छोटा साइज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, इनसाइड अ कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर के अंदर होता है, डैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और ये कंप्यूटर के अंदर वो हमारा क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो क्या करता है, तो कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ये उसको कैरीज करता है, एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और ये यहाँ पे अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। दिस डेज
A microprocessor is built over an integrated circuit comprising millions of small components like resistors, transistors and diodes. कह रहा है कि दिस डेज, इन दिनों में, a microprocessor is built over an integrated circuit. आज के ज़माने में जो मतलब आजकल माइक्रोप्रोसेसर जो बन रहा है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बन रहा है. कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रेसिस्टर्स, ट्रांजिस्टर एंड डायोड. जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेसिस्टर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए या फिर डायोड्स हो गए. Microprocessors have evolved over time in terms of their increased processing capability, decreasing physical size and reduced cost. Microprocessor आने के बाद ये क्या क्या इवॉल्व किया, तो ये इवॉल्व ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग. जो हमारे सिस्टम का प्रोसेसिंग था उसमें क्या क्या इंक्रीज़ किया, यानी काफ़ी फास्टली प्रोसेसिंग होने लग गया. ठीक है, उसका कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गया प्रोसेसिंग का. डिक्रीजिंग फिजिकल साइज, और सिस्टम का जो फिजिकल साइज था, आकार था, वो क्या हो गया, कमा. एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, और खर्चा भी क्या हो गया, कम गया. करेंटली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड. और प्रेजेंट में हम कह सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो किसी भी प्रोसेसिंग को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड, यानी कि एक मिली सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में योग्य है हमारा माइक्रोप्रोसेसर, कर सकता है. यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक मिली सेकेंड में भी वो प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट दे सकता है. अब नीचे है टेबल 1.2 लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स एलॉन्ग विद देयर जनरेशन, time period and underlying technology since their inception in early 1970s. अब टेबल 1.2 में एक लिस्ट दिया गया है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और इसके जनरेशन, इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चार्ट में बना है. आप इस चार्ट को बढ़िया से देख सकते हो. अगर आपके पास बुक है, हार्ड कॉपी अगर है आपके पास NCERT कंप्यूटर्स का, तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो. या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इसे स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना, इस चार्ट को बना लेना. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पे है माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो बड़ी कह सकते हैं कि इसका जो वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको क्लासिफाइड कैसे तरीक़े से किया गया है, स्पेसिफाइड कैसे किया गया माइक्रो प्रोसेसर को, वो देखते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स. अब माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्गीकरण किया गया, ठीक, स्पेसिफाइड किया गया है, उसका विभिन्न फीचर्स के आधार पर किया गया है, विच इंक्लूड चिप टाइप. वो चिप टाइप किस प्रकार का है, वर्ड साइज उसका क्या है, मेमोरी साइज क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, और भी एक्सेट्रा जो भी फीचर्स है उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया माइक्रो प्रोसेसर का. दिस फीचर्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो, और इसके जो भी फीचर्स है उससे नीचे आपको विस्तारित किया गया है. फर्स्ट है वर्ड साइज. वर्ड साइज इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम. अब वर्ड साइज क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, यानी आपको बिट्स, बाइट्स, निब्बल, ये सब के बारे में मैं पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया था. अगर आप हमारा पिछला क्लास का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके उसे देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले जो भी क्लास मैंने लिया है उसका लिंक्स दिया है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हो. ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ड साइज इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम. यानी किसी समय में, ठीक है, किसी समय में हमारा माइक्रोप्रोसेसर मैक्सिमम कितने बिट्स को प्रोसेस कर रहा होता है, उसी को वर्ड साइज बोलते हैं. हो सकता है कि एक बार में वो 4 बिट्स को करे, 8 बिट्स को करे, 1000 बिट्स को करे. ठीक है, तो उसे हम वर्ड साइज बोलेंगे. जितने बिट्स को एट ए टाइम वो प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसी को वर्ड साइज बोलते हैं. मैक्सिमम जितना वो प्रोसेस करेगा. अर्लियर वर्ड वाज 8 बिट्स एज इट वाज द मैक्सिमम लिमिट. अब पहले के ज़माने में क्या था, तो ये 8 बिट्स ही था,
यानी मैक्सिमम लिमिट इसका क्या था, 8 बिट्स था, इससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं करता था एट प्रेजेंट। लेकिन वर्तमान में द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट। वर्तमान में जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है एट अ टाइम तो 16 बिट्स को प्रोसेस करता है एंड मैक्सिमम वर्ड साइज इज 64 बिट्स, और मैक्सिमम जो वर्ड साइज हमारा होता है वो 64 बिट्स होता है। सेकेंड हम फीचर देखते हैं मेमोरी साइज। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। अब देखिए, अब वर्ड साइज जिस तरह से हमारा रहेगा, जैसे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट, जिस तरह का हमारा वर्ड साइज होगा उसी के आधार पे क्या करेगा, रैम भी साइज लेगा। क्योंकि रैम क्या होता है, अगर 8 बिट है तो रैम कम स्पेस लेगा, ठीक है, 64 बिट है तो रैम ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि रैम का साइज़ वेरीज करता रहता है और ये डिपेंड करता है आपके वर्ड साइज पे। रैम वाज वेरी स्मॉल 4 MB। रैम जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है 4 MB का, ड्यू टू 4 और 8 बिट्स वर्ड साइज। जो क्या होता है उसका साइज़ क्या होता है, 4 बिट्स या फिर 8 बिट्स वर्ड साइज़ का होता है। एज वर्ड साइज इंक्रीज टू 64 बिट्स। अब क्या होगा कि वर्ड साइज जैसे इंक्रीज़ किया 64 बिट्स तक, इट हैज़ बिकम फिजिबल टू यूज़ रैम ऑफ साइज अप टू 16 एक्साबाइट्स। तो ये रैम का भी साइज़ क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा और 16 एक्साबाइट तक जाएगा। थर्ड फीचर इज़ क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड देखते हैं। कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस सिग्नल्स। पल्सेस हम सिग्नल्स को बोलते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या करें, कंप्यूटर्स हैव इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कंप्यूटर्स के पास क्या होता है, एक इंटरनल क्लॉक होता है, वो क्या करता है, वो जनरेट करता है पल्सेस, सिग्नल्स को क्या करता है, वो जनरेट करता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का एक इंटरवल होता है, उसके आधार पे वो सिग्नल जनरेट करता है। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड अ कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि क्लॉक स्पीड जो होता है हमारा ये सिस्टम के अंदर होता है, वो क्या करता है, तो ये नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट, यानी कि पल्सेस का जो संख्या है वो जनरेट करता है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में के आधार पे वो पल्सेस जनरेट करता है बाय द क्लॉक इनसाइड अ कंप्यूटर। किसके द्वारा, तो क्लॉक के द्वारा जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड। अब क्या कह रहा है, द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या करता है, तो इंडिकेट करता है स्पीड को एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कितना एग्जीक्यूट, यानी इंस्ट्रक्शन जो होगा कंप्यूटर वो कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके स्पीड को इंडिकेट करने का काम क्लॉक स्पीड करता है। अर्लियर, पहले के समय में इट वाज मेजर्ड इन हर्ट्ज। पहले के समय में ये कैसे मेजर होता था क्लॉक स्पीड, तो हर्ट्ज के अकॉर्डिंग मेजर होता था एंड किलो हर्ट्ज के आधार पे मेजर किया जाता था। बट विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आया एंड चिप डेंसिटी, और चिप डेंसिटी भी बना, इट इज़ नाउ मेजर्ड इन गीगा हर्ट्ज। तो इसी के साथ अब जो ये मेजर होता है क्लॉक स्पीड वो गीगा हर्ट्ज के आधार पर होता है। डेट इज बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ पल्सेस जनरेट करता है 1 सेकेंड के अंदर। हमारा अगला फीचर्स है कोर्स। अब देखेंगे कोर्स क्या है। कोर इज़ अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू। कोर जो है वो हमारा ये सीपीयू का एक बेसिक कंप्यूटेशन है। अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली 1 कंप्यूटेशन यूनिट। पहले के समय में जो प्रोसेसर था उसका केवल एक ही कंप्यूटेशन होता था। देयर बाई एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर देयर बाई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली 1 टास्क एट अ टाइम, यानी कि कोर के आधार पे ही हमारा सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करता है कि एक बार में वो कितना टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो पहले के समय में ओनली 1 कंप्यूटेशन यूनिट था, इसलिए वो हमारा जो सिस्टम था वो केवल एक ही टास्क, एक समय में केवल एक टास्क को ही परफॉर्म करने में योग्य था। विथ द एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर, और जैसे मल्टी कोर प्रोसेसर आया, इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी कोर आने के
बाद मल्टी कोर प्रोसेसर जब आया तो एक बार में बहुत सारे टास्क को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर कब आया, मल्टीटास्क एग्जीक्यूट का, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट का जो फीचर आया वो मल्टी कोर प्रोसेसर आने के बाद आया है। दियर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, जो क्या करता है, हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। CPU विथ 2, 4 एंड 8 कोर्स इज कॉल्ड ड्यूअल कोर। अब आपको बता दें कि ड्यूअल कोर क्या होता है, तो जिसमें 2, 4 या फिर 8 कोर होगा, यानी 2, 4 एंड 8 कोर्स जो होंगे वो ड्यूअल कोर कहलाता है। क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2, 4 एंड 8 कोर्स जो है, तो 2 कोर होगा तो ड्यूअल कोर कहलाएगा, 4 कोर होगा क्वाड कोर कहलाएगा, और 8 कोर्स अगर है तो वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारे आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या कहें, द माइक्रो कंट्रोलर इज़ ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा वो एक छोटा सा गणना करने का एक डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है जो गणना करने का काम करता है। विच है द CPU, जो CPU के पास होता है, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स ऑल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, जिसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट में रैम, रोम और अदर जो भी एम्बेडेड सिंगल चिप्स वगैरह जो होता है वो सारा कुछ एम्बेडेड होता है। माइक्रो प्रोसेसर डेट हैज़ ओनली अ CPU ऑन द चिप, जो CPU के एक चिप में ही वो सब कुछ एम्बेड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर इज शोन इन फिगर 1.9। अब कह रहा है कि फिगर 1.9 में माइक्रो कंट्रोलर का कैसा स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। आइए देखते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर माइक्रो कंट्रोलर का, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, ये क्लॉक से क्या करेगा, ये CPU में आता है, CPU में आने के बाद फिर ये क्या करता है, बस सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, बस सिस्टम से फिर कहाँ जाएगा, इनपुट, फिर यहाँ पे IO पोर्ट्स में आएगा, IO पोर्ट्स के बाद ये फिर आउटपुट देगा, तो फिर ये बस सिस्टम में आएगा, बस सिस्टम फिर इसे कहाँ भेजता है, तो CPU में भेजता है। ठीक है, और फिर जो स्टोरिंग करना है उसे फिर मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा उस डाटा को। ठीक है, और फिर लास्ट में वो कहाँ पे आता है, तो हमारे आउटपुट सिस्टम पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, ये स्ट्रक्चर है हमारा माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, रिमोट कंट्रोलर है, माइक्रोवेव है, ये सब हमारा कुछ एग्जाम्पल है माइक्रो कंट्रोलर का। एज दीज आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। और इसका डिज़ाइन क्यों किया जाता है, तो एक स्पेसिफिक टास्क, यानी सबका अपना अपना स्पेशल वर्क होता है, तो स्पेशल वर्क के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कैमरा का अपना काम है, पेन ड्राइव का अपना काम होता है, कीबोर्ड का अपना काम है, माउस का अपना काम है, हर डिवाइस का कुछ अपना स्पेशल वर्क होता है। हेंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड। और इसके साइज़ के साथ साथ क्या हुआ, इसका कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस होता गया, कमता गया। पहले के ज़माने में ये डिवाइस सब काफ़ी महंगा होता था, लेकिन आज के डेट में इसका कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हुआ है। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, इट इज़ एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस और सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। क्या है, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और इट इज़ एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस, और ये दूसरे डिवाइस या सिस्टम के अंदर क्या कह सकता है, ये आसानी से एम्बेडेड किया जा सकता है किसी भी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो कंट्रोलर इन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं कि द माइक्रो कंट्रोलर इन अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज़ यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी एक वॉशिंग मशीन के अंदर
अगर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वो क्या करता है, इज़ यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी, तो बिना किसी ह्यूमन का, अगर ह्यूमन वहाँ पे नहीं भी है तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उस वॉशिंग साइकिल जो होगा उसको वो कंट्रोल कर लेगा वॉशिंग मशीन का। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर का ये वर्क होता है। द साइकिल स्टार्ट्स विथ द फिलिंग ऑफ वाटर आफ्टर विच द क्लॉथ्स आर सोक्ड एंड वॉश्ड। तो साइकिल क्या करता है, स्टार्ट होगा जब पानी वॉशिंग मशीन में जब पानी भर जाएगा तो फिर क्या कर देगा, वो वॉशिंग करना स्टार्ट करेगा। आफ्टर विच द क्लॉथ्स आर सोक्ड, जब हमारा वहाँ पे कपड़ा जो रखा जाएगा वॉशिंग मशीन में वो क्लॉथ्स वो साफ़ कर देता है उसके, तो अपने आप वो क्या करेगा, जब वाटर फिल होगा तो साइकिल हमारा वॉशिंग का स्टार्ट होगा और उसके बाद वो कपड़े को अच्छी तरह से साफ़ भी कर देगा। और अब तो ऐसा भी आ गया है वॉशिंग मशीन जो ड्राई भी कर देता है। देयर आफ्टर द वाटर इज़ ड्रेन्ड एंड क्लॉथ्स आर स्पिन ड्राई, तो क्या करेगा, वो वॉशिंग करने के बाद जो वाटर उसमें होगा यानी डर्टी वाटर जो होगा उसे बाहर निकाल देगा और क्लॉथ्स आर स्पिन ड्राई, और क्लॉथ्स को वहीं पे क्या करेगा, वो ड्राई कर देगा। The simple use of microcontroller has permitted repetitive execution of tedious tasks automatically without any human intervention, thereby saving precious times। अब आपको पता है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ इनके पास क्या हो गया है, समय की कमी हो गई है। ठीक है, और कुछ लेजनेस भी होता गया है। बहुत लोगों में क्या है कि लेजनेस आ गया है काफ़ी, वो घर पे अगर काम नहीं भी है, ऐसे तो जॉब वगैरह है, लोगों के पास काम होता है, लेकिन जिन लोगों के पास काम नहीं भी है वो भी ये ऑटोमेटिक मशीन आने के कारण वो लेजी हो गए हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, आराम से ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ करके वो काम कर लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, वो ऐसे ही डिवाइस को परमिट करता है जो बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन से भी वो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे जो हम लोग वाटर फिल करते हैं, हम लोग अपने वाटर टैंक में बाई मोटर क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं, तो ऐसा डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर आ गया है कि जब आपका वाटर टैंक फुल होगा तो फिर आपका मोटर ऑटोमेटिक वो स्विच ऑफ हो जाएगा। पहले क्या था कि अगर आप किसी काम में बिजी हो गए और आपका मोटर चल रहा है तो वाटर टैंक जब पूरा फिल हो गया तो ओवरफ्लो हो जाता था और पानी गिरने लगता था, बर्बाद होने लगता था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर आया वाटर सेविंग का कि जैसे ही वाटर फिल होगा आपके टैंक में, वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उस मोटर को स्विच ऑफ कर देगा। इससे पानी का भी बर्बादी बहुत कम होगा, बर्बाद होगा ही नहीं, हमारा वाटर ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा। तो सेविंग वाटर के लिए ये काफ़ी बेहतर इन्वेंशन है। ठीक है गाइस, हमारा अगला टॉपिक है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टॉपिक नंबर 1.6 है, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग को हमारा जो क्लास है, वीडियो है, वो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन राइज हो चैप्टर से रिलेटेड या अनदर टॉपिक से भी रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट आए, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाना। मैं अवश्य ही आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो क्रिएट करूंगा और अपलोड करूंगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।